जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, हमारा जो आज का लेक्चर है वो है चैप्टर 2 से न्यूक्लिक एसिड के बारे में। हमने इसका जो इंट्रोडक्शन था कल वो कर लिया था। हमने कल के लेक्चर में स्टडी किया कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक कौन होते हैं। तो हमने ये जानना कि जो न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनका हमने नाम दिया था न्यूक्लियोटाइड का। फिर हमने एक और भी टर्म पढ़ी थी न्यूक्लियोसाइड। हमने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को भी देखा था और लास्ट पे हमने ये भी देखा था कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसके दो पार्ट थे, मतलब दो चीज़ें इसके अंदर शामिल थी। एक डीएनए था और एक आरएनए था। तो डीएनए जो होता है और आरएनए है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, आज हम डिटेल में बात करेंगे और वो है हमारे पास डीएनए की। तो डीएनए की जो हमारे पास फुल फॉर्म होती है, अगेन से अगर हम इसके ऊपर ही बात स्टार्ट करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम इनको डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं ये कल हमने बड़ा डिटेल के साथ बात किया और फिर से सुन लें। इस वजह से इसको डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 2 है जो राइबोस का, वहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें से ऑक्सीजन क्या होता है हमारे पास रिमूव होता है, इसलिए हम लोग इनको किसका नाम देते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो कहते हैं कि जी डीएनए जो है ना ओवरऑल ये हमारे पास होता है कंट्रोल सेंटर होता है। डीएनए इज़ द कंट्रोल सेंटर। किसका जी ये कंट्रोल सेंटर होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। कहते हैं ये सेल का ओवरऑल ये कंट्रोल सेंटर होता है। अब इसका मतलब क्या है कि ये सेल का हमारे पास कंट्रोल सेंटर है। कहते हैं जी इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़। कहते हैं कि ये जो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं, इन तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ ऑफ सेल को ये कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब क्या है, सेल के अंदर कुछ भी होना है, सेल के अंदर कोई सा भी मटेरियल बनना है, सेल के अंदर किसी भी पार्टिकल की जो मूवमेंट होनी है, इनसाइड जाना है आउटसाइड जाना है, कुछ भी काम होना है, ओवरऑल इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है जी, डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर होता है, क्योंकि ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब 4 नाइट्रोजन बेसिस में एडेनिन है जिसको एब्रीवेट करते हैं ए से, दूसरी हमारे पास थायमीन है जिसको एब्रीवेट करते हैं टी से, तीसरी हमारे पास गुआनिन है जिसको एब्रीवेट करते हैं जी से, और चौथी हमारे पास होती है साइटोसिन है जिसको एब्रीवेट किया जाता है सी से। तो ये जो 4 हैं नाइट्रोजन बेसिस, दीज आर ऑल प्रेजेंट, ये सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं जी, हमारे पास जो डीएनए है इस डीएनए के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। एक बात ये हमारी क्लियर होगी। फिर हमारे पास क्या होता है, आपने पढ़ा कि 3 चीज़ें मिलती हैं। एक होती है नाइट्रोजन बेस, प्लस में आपने पढ़ा पेंटोज शुगर, और इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा फॉस्फोरिक एसिड। वो मिल के हम यानी कि फॉस्फेट, ये मिल के हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये एक हमारे पास इस तरह से न्यूक्लियोटाइड बन गया। कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। हमारे पास डीएनए के अंदर अगर हम बात करें तो DAMP। अब ये DAMP क्या है, डी का मतलब है डी ऑक्सी राइबोस, ए का मतलब है एडिनोसिन। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जी, AMP। डी का मतलब डीऑक्सीराइबोस, ए का मतलब एडिनोसिन, एम का मतलब मोनोफॉस्फेट, यानी कि इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच है। क्या मतलब हुआ, ये देखिए जी, ये हमारे पास है पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर होगी। पेंटोज शुगर के कार्बन 1 पे एक नाइट्रोजन बेस थी और यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है वो एडिनिन है। अब वो कहते हैं इस वक्त इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। जब एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो इस वजह से इसको हम नाम दे रहे हैं
वो क्या दे रहे हैं जी, DAMP। अगर इसके साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो इसका नेम मैंने आपको कल भी जैसे समझाया था वो चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा DADP के एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो गए। अगर इसके साथ 3 फॉस्फेट हैं वो जुड़ जाएंगे तब बेटा इसका जो नेम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, DATP, डीऑक्सीराइबोस एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। तो मतलब है जर्नली अगर हम बात करें तो जर्नली हमारे पास DAMP है, दूसरा जो है हमारे पास DTMP है, तीसरा इसके अंदर जो होगा DCMP है और फोर्थ वन है हमारे पास इसमें DGMP है। अब A फॉर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, T फॉर थायमीन मोनोफॉस्फेट, C फॉर साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और G फॉर गुआनिन मोनोफॉस्फेट। ये सारे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हैं। सिर्फ MM किसको शो कर रहा है, एक फॉस्फेट होगा। अच्छा, हम एक ही जगह कहते हैं कि TMP है तो यहाँ पे एक ही जगह क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। हम कहते हैं CMP है तो यहाँ पे C आ जाएगा, GMP है तो यहाँ पे G आ जाएगा। यानी कि कार्बन 1 के ऊपर हमेशा से ही नाइट्रोजन बेस ने अटैच होना होता है और कार्बन 5 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ने अटैच होना है और मैक्सिमम 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो सकते हैं। एक होगा तो मोनोफॉस्फेट, 2 होंगे तो डाइफॉस्फेट, 3 होंगे तो ट्राइफॉस्फेट होता है। अब वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, लेट्स सपोज दैट एक ये न्यूक्लियोटाइड है, कहते हैं एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, कहते हैं जब इन दोनों ने आपस में जुड़ना है तो जब ये जुड़ेंगे तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा और कहते हैं इनके दरमियान ये जो बनने वाला बॉन्ड होता है इसका नाम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एक्चुअली फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। यानी कि ये फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड क्यों है हम उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, वो जुड़ा तो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। और यहाँ से जो अब ये न्यूक्लियोटाइड बन गया है दिस इज़ कॉल्ड एज डाई न्यूक्लियोटाइड। वाई दिस इज़ कॉल्ड एज डाई न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड हैं वो जुड़ के बने हैं। हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल भी बुक में गिवन है और वो एग्जांपल है हमारे पास NAD। अगर हम पहले देखें NAD है, ये एब्रीवेटेड है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है निकोटीन अमाइड। इसकी फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सो निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये फुल फॉर्म है। जैसे कि बेटा ये देखें NAD NAD, तो इस तरह से इसकी फुल फॉर्म बनती है। कहते हैं जी ये जो NAD है ना, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हमारे पास ना क्या है जी, ये एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है हमारे पास, कोएंजाइम होता है। अब ये कोएंजाइम क्या होता है, एक्चुअली नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का और इसको हम 3rd चैप्टर में क्लियर भी करेंगे। और ये किसके अंदर यूज़ होता है, ये हमारी बॉडी के रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं जो, अब बॉडी के जो रिडॉक्स रिएक्शन है उनके अंदर ये एज अ कोएंजाइम के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। अब सवाल ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन 2 चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, RED रेड, OX ऑक्स। तो RED रेड का मीनिंग क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो रिडक्शन होती है, और OX ऑक्स का मीनिंग क्या होता है जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होती है उसके अंदर ये इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन भी होते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोनों के अंदर एज अ कोएंजाइम के तौर पे NAD है वो यूज़ हो रहा होता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपसे पूछता है कि NAD के बारे में आप क्लियर करें। तो NAD के बारे में यही है भाई, हमारे पास निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एक पहला टर्म हो गया, और दूसरी बात है इसमें कि ये कोएंजाइम है
इन द बॉडी रिडॉक्स रिएक्शन, के बॉडी के अंदर जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन है उनके अंदर एज अ कोएंजाइम के तौर पे यूटिलाइज हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि जब ये दो मिलते हैं, हमने कहा कि यहाँ पे ये है और ये है, ये आपस में मिल गए, तो जब ये मिले तो मिलने के बाद मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से मिल गया, तो इन्होंने मिलने के बाद यहाँ पे क्या बना दिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी यही है कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा कैसे। तो उसके लिए जनाब ये है, अगेन से हमारे पास ये है जी पेंटोज शुगर, क्योंकि हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर एक बार फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें ये है जी हमारे पास पेंटोज शुगर, यहाँ पे हमने कहा है नाइट्रोजन बेस है कोई भी, ये H, क्योंकि हम DNA की अगर ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे H होगा, फिर H OH, फिर से H, और यहाँ पे हमने कहा कि कार्बन के साथ क्या ऐड हुए हुए हैं, फॉस्फेट है वो ऐड हुए हुए हैं। सिमिलरली एक ये दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ पे भी इसके क्या प्रेजेंट है जी, नाइट्रोजन बेस है वो इसके साथ प्रेजेंट है, क्योंकि DNA का है तो कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ और सिर्फ H प्रेजेंट होगा। बाकी उसी तरह से जी H OH H, और यहाँ पे हमारे पास अगेन से क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट, और फॉस्फेट के साथ यहाँ पे OH होगा, और बाकी सो ऑन इसी तरह से होंगे जी। अब होता क्या है, होता ये है जनाब कि हमारे पास जो ये न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3, एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 होता है, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5। एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5, इनके दरमियान रिएक्शन होता है, और यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। यहाँ से ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया, यहाँ से माइनस हो गया, और जैसे ही माइनस होगा इनके दरमियान यहाँ से बॉन्ड बनेगा। अभी कैसे बॉन्ड बनेगा उसको हम नीचे शो कर रहे हैं। ये देखें जी हमारे पास ये पहला न्यूक्लियोटाइड था, इसके यहाँ पे थी जी नाइट्रोजन बेस, कोई भी है हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जर्नल बात कर रहे हैं H, फिर यहाँ पे इसका कार्बन के साथ फॉस्फेट है वो H है, इसी तरह से यहाँ पे H था। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास, ये इसकी नाइट्रोजन बेस हो गई। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि इस कार्बन के साथ ये जो फॉस्फेट है इनका आपस में ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम किसका नाम लेते हैं, दिस बॉन्ड इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज, दिस बॉन्ड इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर। इस बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसका नाम देते हैं। अब मैंने ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो ये बेटा ये हुआ है कि आप देख सकते हो कि अभी भी जब ये बॉन्ड बना है दो न्यूक्लियोटाइड में, तो एक तरफ न्यूक्लियोटाइड का 5 एंड अभी भी आपको फ्री नज़र आ रहा है, और दूसरी साइड पे न्यूक्लियोटाइड का जो 3 एंड है वो अभी भी फ्री नज़र आ रहा है। तो अक्सर आप DNA का मॉलिक्यूल देखते हो ना, तो उसमें होता भी है 5 एंड होता है, 3 एंड होता है, 3 एंड होता है और 5 एंड होता है। तो वो क्यों होता है हमने उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बता दिया। तो इस तरीके से बेटा जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5, इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। डाई के अंदर एक और ऐड होगा, ट्राई हो जाएगा, फिर बेटा पॉली न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, और पॉली न्यूक्लियोटाइड ही हमारे पास DNA होते हैं या फिर क्या होते हैं, RNA होते हैं। इससे आगे अगर बढ़ें तो आपकी बुक के ऊपर एक टेबल है वो आपको गिवन होगा, उसमें बेटा इन्होंने बताया हुआ है, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे नाइट्रोजन बेस के बारे में बताया हुआ है। तो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन बेसिस जो होती हैं हमारे पास 5 होती हैं, एडिनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। लेकिन आपने याद रखना है जो हमारे पास RNA होता है, RNA के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो 4 होती हैं, एडिनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गुआनिन। DNA के अंदर भी 4 ही प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उनमें एडिनिन, थायमिन,
साइटोसिन और ग्वानिन है। फ़र्क किसका आता है? फ़र्क इन दोनों का आता है कि आरएनए के अंदर यूरासिल होती है और डीएनए के अंदर यूरासिल की जगह क्या प्रेजेंट होती है? एडेनिन के साथ थायमीन है वो इसके साथ साथ क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो पहला हो गया बेटा नाइट्रोजन बेसिस का। नाइट्रोजन बेस है जब कहते हैं कि ये किससे मिल जाएगी? राइबोस के साथ, पेंटोज शुगर के साथ मिलेगी, तब इनके नेम क्या हो जाएंगे? एडेनिन मिलके क्या बना देता है? एडिनोसिन। यूरासिल मिलके क्या बना देता है? यूरिडीन। ग्वानिन मिलके ग्वानोसिन। साइटोसिन मिलके साइटिडीन बना देता है। और थायमीन मिलके ये इन्होंने, क्योंकि थायमीन आरएनए में नहीं है डीएनए में है, तो वो कहते हैं थायमिडीन बना देता है। अब बेटा अगर आप आरएनए का देखो तो वो सिंपली क्या है? मैंने आपको जो बताया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट होगा, 2 जुड़ेंगे तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा, 3 जुड़ेंगे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। सिमिलरली यूएमपी, यूडीपी, यूटीपी, यूरासिल मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट एंड सो ऑन। आप इसके साथ देख रहे हो इसके साथ डी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राइबोज है ना जो आरएनए के अंदर, वो ऑक्सी होती है, उसके कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप डीएनए के न्यूक्लियोसाइड की बात करो या न्यूक्लियोटाइड की बात करो तो इनके साथ साथ क्या लिखा हुआ है? डी लिखा हुआ है। बेटा डी क्या शो करता है? अगेन से सुन लें, डी ये शो करता है कि ये जो हमारे पास पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर में जो कार्बन नंबर 2 था वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन था, वहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से हमने इसको कहा हुआ है डी एडिनोसिन, डी ग्वानोसिन, डी थायमिडीन, डी साइटोडीन। उसी लिहाज से होंगे डीएएमपी, डीएडीपी, डीएटीपी, जीएमपी, सॉन, इस तरह से। तो होपफुली बेटा ये आपका जो टेबल है डीएनए का और आरएनए का, जो न्यूक्लियोटाइड का टेबल है, ये आपका क्लियर हो चुका होगा। इससे आगे अगर हम अपने टॉपिक को बढ़ाएं तो इससे आगे बेटा वो आपको एक स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारे पास ईयर है 1951 और बेटा इस 1951 में एक साइंटिस्ट का नाम है, वो है अर्विन कार्गफ। अर्विन कार्गफ ने 1951 के अंदर ये बताया कि जो हमारे पास अमाउंट होती है, अमाउंट ऑफ एडेनिन इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ थायमिन एंड साइटोसिन इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द ग्वानिन। तो ये बातें इन्होंने बताई अर्विन कार्गफ ने कि एडेनिन की अमाउंट थायमिन के इक्वल होती है और साइटोसिन की अमाउंट ग्वानिन के इक्वल होती है। ये बात है, ये हमारे पास सबसे पहले अर्विन कार्गफ है, उसने हमारे पास ये बात है सबसे पहले हमें बताई। और इसके लिए भी आपकी बुक में ना एक टेबल गिवन है। अगर आप टेबल देखो 2.2, तो 2.2 में टेबल में आपके पास मैन है, मैन के अंदर जो एडेनिन का अमाउंट है वो कितना गिवन है? हमारे पास 30.9 है, जबकि थायमीन का अमाउंट है वो हमारे पास है 29.4 है। ये हमारे पास है एडेनिन, ये देखें ये 30.9 है, ये थायमिडीन है ये 29.4 है। अब ये दोनों वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेट है, 29.4 भी तकरीबन 30 के करीब बनता है और ये भी। और अगर आप ग्वानिन की वैल्यू देखें वो 19.9 है और साइटोसिन की वैल्यू 19.8 है। ये भी दोनों वैल्यूज़ आपस में तकरीबन अप्रॉक्सीमेट है। तो यही बात उसने कही थी कि एडेनिन की अमाउंट है ना, एडेनिन की वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है थायमीन के और ग्वानिन की अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है साइटोसिन के। मेरे बेटे दोबारा से बात सुन लें, जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो अर्विन कार्गफ है। अर्विन कार्गफ ने 1951 के अंदर ये बात हमें बताई कि जो हमारे पास अमाउंट है एडेनिन की अप्रोक्सीमेट डीएनए के अंदर एडेनिन की अमाउंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है थायमीन के और साइटोसिन की अमाउंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है ग्वानिन की। ये बात थी। और बेटा आप इसको किसी में भी देख लो, मैन में देख लो, शीप में देख लो। अगर शीप की बात करें तो एडेनिन कितनी है? 29.3, थायमिडीन कितनी है? 28.3, ग्वानिन की वैल्यू कितनी है?
21.4 और साइटोसिन की वैल्यू कितनी है 21.0। तो ये ओवरऑल बेटा अगला एक मेन पॉइंट था कि अमाउंट ऑफ द एडेनिन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ द थायमिन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू द ग्वानिन। होपफुली ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बेटा इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे हमारे पास क्या है जी, इससे आगे दो साइंटिस्ट हैं। एक तो हमारे पास है, एक साइंटिस्ट है बेटा हमारे पास मैकक्यूइक विल्किन और दूसरा है रोजलिंड फ्रैंकलिन। अब ये विल्किन ने और फ्रैंकलिन ने हमारे पास क्या किया जी, हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी एक्सरे ऑफ डीएनए। इन्होंने डीएनए के मॉडल का सबसे पहले एक्सरे फाइंड आउट किया। एक तरफ तो इन्होंने जो मैकक्यूइक विल्किन और रोजलिंड फ्रैंकलिन है, इन्होंने एक्सरे ऑफ डीएनए के बारे में बताया। उसके साथ साथ ही दो और साइंटिस्ट आए, एक थे जेम्स डी वॉटसन और फिर फ्रांसिस क्रिक। ये वॉटसन और इसके साथ साथ जो क्रिक हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमारे पास स्केल मॉडल बताया था, स्केल मॉडल। और इन्होंने स्केल मॉडल किसका बताया, हमारे पास डीएनए का। ये बात को दोबारा से आप सुन लें भाई। जो विल्किन है और फ्रैंकलिन है, इन्होंने हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक बताई थी डीएनए की। और जो वॉटसन है और क्रिक हैं, इन्होंने हमारे पास स्केल मॉडल ऑफ डीएनए बताया था। अब दोनों के जो आइडियाज़ हैं, अगर इनकी हम ओवरऑल समरी बनाएं, अगर दोनों के आइडियाज़ की बेटा समरी ले ली जाए, तो दोनों के आइडियाज़ हमारे पास क्या कहते हैं, दोनों के आइडियाज़ हमारे पास ये कहते हैं कि नंबर 1 डीएनए है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, पहला पॉइंट इन्होंने बताया जी। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि इसके ना 2 स्ट्रैंड जो हैं ना, 2 स्ट्रैंड्स कहते हैं जी, ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनके, दे आर नॉट स्ट्रेट। ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड स्ट्रेट नहीं होते। क्या मतलब हुआ, ये देखें जी, ये इन्होंने कहा कि डीएनए है, इसके 2 स्ट्रैंड हैं, ये एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है, लेकिन इन्होंने कहा कि दोनों स्ट्रैंड स्ट्रेट नहीं है, ये आपस में हेलिकल वे में इन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है इस तरीके से। मतलब हेलिकल सिमेट्री के अंदर इस तरह से इन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। और एक एंड के ऊपर बेटा इन्होंने 3 लिखा हुआ है, दूसरी पे बेटा 5, और फिर क्या होगा 5 और फिर क्या हो जाएगा 3। मतलब एक तरफ आपके पास 3 एंड है, तो दूसरी तरफ बेटा आपके पास 5 एंड है, फिर एक तरफ इसके बेटा 5 एंड होगा और दूसरी तरफ आपके पास 3 एंड होगा। अब बेटा ये जो 5 और 3 है, ये मैंने पीछे आपको अच्छे से क्लियर किया। यहाँ पे इसका कार्बन नंबर 3 फ्री है और यहाँ पे इसका कार्बन नंबर 5 फ्री है। अब यहाँ पे इसका कार्बन नंबर 5 फ्री है स्ट्रैंड का, और यहाँ पे इसका कार्बन नंबर 3 फ्री है। मतलब क्या है उसका, वो ये आपको बताना चाह रहा है कि ये देखें जी डीएनए के स्ट्रैंड है। अब डीएनए का ये जो स्ट्रैंड है, इसके एक तरफ बेटा इसका 3 एंड है और दूसरी तरफ इसका 5 एंड है, जबकि इसके ऑपोजिट चलो तो इसके एक तरफ इसका 5 एंड है और दूसरी तरफ क्या होगा 3 एंड होगा। और ये बेटा अगला पॉइंट इनका यही था कि ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ये आपस में इस तरह से हेलिकल वे में इन्होंने अपने आप को क्या किया हुआ होता है, अरेंज किया हुआ होता है। ये अपने आप को स्ट्रेट नहीं रखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा कि जो 2 स्ट्रैंड्स हैं दे आर नॉट स्ट्रेट्स, ये अपने आप को बेटा क्या करते हैं, कॉइल करते हैं। और ये कॉइल किसकी फॉर्म करते हैं, कहते हैं दे कॉइल इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ये हमारे पास हेलिक्स की फॉर्म में कॉइल करते हैं। फिर अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, बोथ स्ट्रैंड्स आर ऑपोजिट, एक दूसरे के ये ऑपोजिट हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के ये एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल हैं या ऑपोजिट हैं, इसका मीनिंग क्या है, तो बेटा उसका मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है, दोबारा से सुन लें कि एक स्ट्रैंड है बेटा 3 to 5 है
और दूसरा स्ट्रैंड बेटा हमारे पास 5 to 3 है। अगला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि इनके अंदर ना नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, मतलब वो ये कह रहे हैं कि देखें ये एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है। ऑपोजिट का मतलब है एक स्ट्रैंड 3 to 5 एंड है और दूसरा 5 to 3 एंड है। अगला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि भाई इनमें ना नाइट्रोजन बेसिस होती हैं और इनके दरमियान वीक किस्म का हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्रेजेंट होता है। अब इनमें जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है वो किस किस के दरमियान होता है? कहते हैं कि एक स्ट्रैंड के ऊपर जो एडेनिन है, लेट्स सपोज दैट यहाँ पे, तो कहते हैं दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर क्या होगी? थायमीन होगी और इनके दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मतलब एडेनिन के साथ जो है उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड पे क्या होगा? थायमीन, एंड दे हैव डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली जी कहते हैं जी अगर हमारे पास साइटोसिन है, साइटोसिन के साथ हमारे पास क्या होगी? ग्वानिन, और इनके दरमियान हमारे पास कौन सा होगा जी? हमारे पास ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मतलब एक स्ट्रैंड के ऊपर अगर एडेनिन है तो उसके ऑपोजिट थायमीन है, अगर एक स्ट्रैंड के ऊपर साइटोसिन है तो उसके ऑपोजिट कौन सी है जी? ग्वानिन है। और एडेनिन और थायमीन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। और अगला पॉइंट बेटा मैंने आपको यही बताया कि ये स्ट्रैंड स्ट्रेट नहीं होते हैं, ये स्ट्रैंड आपस में इस तरह से ये क्या करते हैं जी? वाउंड करते हैं। वाउंड का मतलब है ये इस तरह से हेलिकल बनाते हैं। कहते हैं ये देखें, ये एक हेलिकल टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा टर्न है। कहते हैं हर बार जब ये वाउंड करते हैं तो यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थायमीन है डबल बॉन्ड, साइटोसिन है, ग्वानिन है ट्रिपल बॉन्ड, फिर ग्वानिन है, साइटोसिन है, ट्रिपल बॉन्ड। कहते हैं कि एक टर्न के ऊपर, ऑन ईच टर्न, एक टर्न के ऊपर कितने बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो कहते हैं जी हमारे पास 10 बेस पेयर हैं, वो यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे पास विल्किन और फ्रैंकलिन और वॉटसन और क्रिक से गेन हुई कि डीएनए डबल हेलिकल होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और ये स्ट्रेट नहीं होते हैं, हेलिकल बनाते हैं। बोथ स्ट्रैंड्स आर ऑपोजिट, ये ऑपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट होने के साथ साथ ये एंटी पैरेलल होते हैं। एडेनिन का डबल बॉन्ड होता है थायमीन के साथ, ग्वानिन का ट्रिपल बॉन्ड होता है साइटोसिन के साथ, और हमारे पास ऑन ईच टर्न देयर आर 10 बेस पेयर, हर टर्न के ऊपर 10 बेस पेयर हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका बेटा एक और स्ट्रक्चर है, उसकी डिटेल है, ये बेटा हमारे पास है बुक पे। इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ बेटा ये देखिए पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है। ये दूसरे स्ट्रैंड की पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजन बेस है। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन बेसिस 2 तरह की होती है, सिंगल रिंग होती है और डबल रिंग होती है। इससे डिटेल जो टॉपिक है और ये कैसे ये वाला स्ट्रक्चर बना है, ये इंशाल्लाह हम बेटा कल है अपने लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं हम वो ले लेते हैं।